बात करते हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड। हमारे वर्तमान में टोटल जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं 6। पहले जो मूलतः संविधान में अधिकार थे वे थे 7 मौलिक अधिकार, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर आर्टिकल 31 और 19 क से उसे 300A कानूनी अधिकार में रख दिया गया। अगर बात करें कि हमारे मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है तो ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और हमारे मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अगर बात करें कि मौलिक अधिकार किस पार्ट में आता है तो ये आता है भाग 3 में, और जो हमारा मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 to 35 है। इसके बाद अगर बात करें कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 तक आता है। 12 में नॉर्मली इसकी परिभाषा है, और 13 में जो है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधि है। आर्टिकल 14 से 32 काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो अगर बात करें आर्टिकल 14 की तो इसके अंतर्गत विधि के समझ समानता की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी व्यक्ति एक समान कानून बनाएंगे, मतलब सभी के लिए एक समान कानून है, और उन पे लॉ ऑफ इक्वलिटी इसे कहते हैं, उन पे एक समान का कानून लगेगा। अगर बात करें आर्टिकल 15 तो ये बताता है हमारे देश में किसी भी व्यक्ति पर धर्म, जाति, लिंग या फिर उसके नस्ल या जन्म स्थान के नाम पर उस पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में सबको समान अवसर मिलेंगे। सिर्फ इसका अपवाद जो है वो है SC, ST और OBC को जो अलग से मिला है वो। इसके बाद आर्टिकल 70 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 जो है ये कहता है कि उपाधियों का अंत होगा। कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कहीं से भी किसी और देश से नहीं ले सकता कोई भी उपाधि, जब तक कि राष्ट्रपति उसे आज्ञा नहीं देता। और उसके अलावा भारत में सिर्फ अभी कुछ उपाधि हैं जो दिए जाते हैं। कुछ उपाधि जो है वो सैनिकों को दिए जाते हैं, और जो कुछ उपाधि है वो जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, और इसके अलावा जो सेना को दिए जाते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, यही आर्टिकल 18 के तहत आप किसी को दे सकते हैं। इसके बाद बात करें आर्टिकल 19 जो है वो कहता है हमारे पास जो वाक की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत आप को बोलने की, कहीं पे शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने की, सभा करने की, संघ करने की, संघ बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी निवास करने की, कहीं भी बसने की, कहीं भी जीविका और व्यापार चलाने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। इसके बाद बात करें अगर आर्टिकल 20 की तो इसके अंतर्गत आता है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी, और उस समय जो कानून होगा उस कानून के तहत ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अभी जो कानून बनाया गया या नया कानून बनाकर उसे कोई सज़ा मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये आता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसीलिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्वच्छ एवं पर्यावरण उपलब्ध कराना नागरिकों के लिए ये एक राज्य का कर्तव्य बनता है। इसके बाद बात करें अगर आर्टिकल 21 क में, तो ये तो आर्टिकल काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। ये बाद में जोड़ा गया इसीलिए 21 क है। ये आर्टिकल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। जितने भी 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चे हैं वो ऐसे ढंग से उनके लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा
देगी इन सरकारी स्कूलों में। और अगर बात करें तो ये आया था 86 जो संविधान संशोधन था 2002 में। इसके बाद बात करें जो आर्टिकल 22 है वो है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण को लेकर। कुछ दशाओं में आप कैसे गिरफ्तारी कर सकते हैं। अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके क्या क्या नियम हैं, जैसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे जो भी हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे या हाई कोर्ट के समक्ष उसे पेश करना होगा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। इसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 23 की तो इसमें मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम के बारे में है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी मानव का व्यापार नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध है। मनुष्य की जो खरीद बिक्री है या फिर उसे ज़बरदस्ती किसी श्रम में डालना या उसके साथ ज़बरदस्ती कोई गलत काम करवाना या कारखानों में काम करवाना, ये गलत है। और आर्टिकल 23 जो है वो किसी की खरीद बिक्री या फिर ज़बरदस्ती किसी पर कोई भी काम करवाना, ये इसके लिए रोक है। और 24 जो है वो 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे स्थान पर और कारखानों में काम करने से मनाही है। वहीं पे बात करें अगर आर्टिकल 25 की तो इसके अंतर्गत धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। उसके अलावा जो 26 है उसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और इसके बाद बात करें अगर आर्टिकल 26 की तो इसके अंतर्गत जो 29 की तो इसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण दिया गया है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। इसके बाद बात करेगा आर्टिकल 30 की तो इसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आर्टिकल 32 है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आता है 5 रीट जो सरकार जारी कर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। और ये 5 रीट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। और इसके अंतर्गत इसी को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आप आवेदन कर सकते हैं अपने अधिकार के लिए। बात करते हैं मौलिक अधिकार से जुड़े 5 जो जुडिशियल रीट्स हैं उनके बारे में, 5 न्यायिक रीट के बारे में। ये जो 5 न्यायिक रीट हैं ये हमारे आर्टिकल 32 जो हमारे मौलिक अधिकार का पार्ट है उसके अंतर्गत आता है। और ये रीट जो जारी है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए 5 रीट जारी करता है। और वो रीट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट को भी रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है और वो है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट किन 5 रीट को जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और आर्टिकल 32 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। सबसे पहले अगर बात करें आर्टिकल 32 की, जो आर्टिकल 32 में हमें अधिकार दिया गया है कि हम न्यायिक पुनर्लोकन कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपने अधिकार के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण में तो इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति को सरकारी हो या गैर सरकारी व्यक्ति अगर उसे गलत तरीके से अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो वो कोर्ट जा सकता है और उसे गिरफ्तार करने का एक वैलिड कारण कोर्ट को बताना पड़ेगा कि किस कारण से और उसे गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट इसकी जांच भी करेगा। ये जो रीट है ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जारी किया गया है।
इसके बाद बात करें अगर परमादेश की, तो ये रीट जारी होती है किसी व्यक्ति या कोई भी कॉर्पोरेशन ऑफिस या किसी भी कनिष्ठ न्यायालय, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सरकार या किसी भी कोई भी सरकारी जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके लिए ये रीट जारी हो सकता है। अगर वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा तो उसे कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि वो अपना काम जो है वो सही तरीके से करे। इसके बाद बात करें आर्टिकल तीसरा जो रीट है वो है अधिकार परीक्षा। अगर बात करें अधिकार परीक्षा, तो इसके अंतर्गत जो कोई व्यक्ति सपोज अगर किसी जगह पे गलत तरीके से काम कर रहा है और उसका उस जगह पे काम करने का कोई अधिकार नहीं है या कोई शक्ति नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी कर सकता है कि वह किस अधिकार से उस कार्य को कर रहा है, और अगर वो उस जगह पे अनुचित है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है कार्य करने से। वहीं पे बात करेगा प्रतिषेध की, तो ये देता है जो सुप्रीम कोर्ट होता है अपने से जो लोअर कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ये तब देता है जब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत कोई भी फैसला हो रहा है और वो जो फैसला है, वो जो केस है, वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन वो फिर भी वो फैसला सुना रहे हैं, तो इस केस में वो प्रतिषेध जारी कर सकता है। उत्प्रेषण का भी यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपने से जो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कनिष्ठ न्यायालय को जारी करता है, लेकिन अंतर ये है कि प्रतिषेध में जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इससे पहले जारी करता है, और उत्प्रेषण में अगर कोई केस सपोज चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये केस उसके अंदर में आना चाहिए तो ये तब जारी करता है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा केस है जिसको लेकर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो उस केस को भी वो अपने अंतर्गत ले सकता है। ये आता है उत्प्रेषण के अंदर। तो ये है हमारे 5 रीट।